इंट्रोडक्शन गया तेल लेने और शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टॉपिक से। वेरी 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 मोस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत। टॉपिक का नाम लिख लो सिर्फ, क्या लिखना है? ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत। ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत। ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत क्या है? यानी कि नाम पता चल रहा है ड्यूड और लॉरेंज, तो ड्यूड और लॉरेंज दोनों ने मिलकर ही दिया होगा। यानी इस सिद्धांत की कहानी क्या है? इस सिद्धांत की कहानी, जैसे अपने पास कोई मेटल होती है, मेटल मीन्स धातु। जैसे मान लेते हैं ये कोई धातु है, सपोज ये कोई धातु है। अब ड्यूड और लॉरेंज क्या कहते हैं? ड्यूड और लॉरेंज कहते हैं कि जो धातु होती है, धातु के अंदर जालक आयन होते हैं। बात को समझते हुए चलना, एक एक स्टेप समझ में आएगी। धातु के अंदर जालक आयन होते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई ये जालक आयन है, इस तरह से मान लेते हैं ये जालक आयन, जालक आयन। अब इन जालक आयनों में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं। इन जालक आयनों में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं। इन्हें किससे बंधे रहते हैं? दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वीक या दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ये कौन कहता है? ड्यूड और लॉरेंज कह रहा है। ये इन्हें क्या कह रहा है? ड्यूड और लॉरेंज। ये जो ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत है, ये है सिद्धांत अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू है। इन्हें किसके लिए लागू है? अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू है। आप लोगों को कहानी समझ में नहीं आ रही होगी। ड्यूड और लॉरेंज का जो सिद्धांत है अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू है। अब भाई ये अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए लागू है। अब ये अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस होती क्या है ये बताओ एक बार तो पहले। बात है या नहीं है? जो धातु होती है, धातु क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। इन्हें क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाउंडेड स्टेट में होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो चालन बैंड होता है, चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं। इन्हें कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है। तो धातु के अंदर जो चालन बैंड होता है, चालन बैंड में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं जैसे कोई पात्र ले लो। इन्हें कोई पात्र है और उस पात्र के अंदर मैंने गैस के अणु डाल दिए। अब गैस के अणु इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये कौन कहता है? ड्यूड और लॉरेंज कहता है। भाई थारी बात समझ में आ गई तो नहीं कह दियो, मान भी लियो देवता थारी कहानी। अब आगे बोल। ड्यूड और लॉरेंज ने कह दिया। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए लागू होता है। अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए लागू होता है। अब ये अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस क्या है, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस क्या है, इसकी कहानी को समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गैस होती है, अब इलेक्ट्रॉन गैस ये दो प्रकार की होती है। एक तो अपभ्रष्ट डिजेनरेसी, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। इंग्लिश में बोलना चाहो तो डिजेनरेसी इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। और एक होती है अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, नॉन डिजेनरेसी इलेक्ट्रॉन गैस नहीं होती। अब अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ये नियम लागू होता है। अब धातु के अंदर जो चालन बैंड होता है, यदि धातु के अंदर क्या होते हैं? संयोजी बैंड व चालन बैंड होते हैं।
संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं, जबकि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। यदि कोई धातु है, ने क्या है, कोई धातु, यदि किसी धातु का ताप, यदि कोई अपने पास मेटल है, यदि उस मेटल का ताप फर्मी ताप से कम है, फर्मी ताप को कह रहा हूँ मैं TF, क्या कह रहा हूँ, TF, है ना। यदि कोई मेटल है, क्या है, मेटल, और यदि इस मेटल का जो टेम्परेचर है वो फर्मी ताप से कम है, और ये जो मेटल है, इस मेटल का जो चालन बैंड है, उन्हें चालन बैंड, इन्हें इस चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। यदि कोई धातु, यदि किसी धातु का ताप फर्मी ताप से कम हो तथा धातु के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे चालन बैंड के अंदर जो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। अब एक बात को समझो, कोई धातु है, धातु का जो ताप है वो फर्मी ताप से कम है, और धातु के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है। यदि कोई धातु है, मान लेते हैं धातु है, यदि उस धातु का ताप फर्मी ताप से अधिक है, यदि कोई धातु है, धातु का ताप फर्मी ताप से अधिक है तथा धातु के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो, धातु के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। तो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस होते हैं, ये फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ये जो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस होते हैं, ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के वेगों का जो वितरण होता है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होती है, इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, उन वेग का जो वितरण होता है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अनुसार होता है, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार होती है। और ये जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का गुणधर्म है। ये जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है, गुणधर्म है। जो अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। कौन, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। इनमें जो इन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होती है, इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, उन वेगों का जो वितरण होता है, बंटन होता है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स का गुणधर्म है। इन्हें किसका गुणधर्म है, क्लासिकल फिजिक्स का गुणधर्म है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी ने क्लासिकल फिजिक्स का गुणधर्म है। तो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देख लो, समझ में आनी चाहिए, आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम इसकी करते हैं गणितीय कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम इसकी करते हैं, यहाँ पे लगा लो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो टॉपिक है, ये सॉलिड स्टेट जो अपनी फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी इसकी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। इस यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक है, इस यूनिट 3 नंबर में आप लोगों को पहले वीडियो में बताएं कौन कौन। एक तो मैंने बताया सवितरण फलन के बारे में, एक प्रायिकता फलन के बारे में, स्वतंत्रता की कोटियों के बारे में, ऊष्माधारिता के बारे में, ठीक है, ड्यूलॉग पेटिट नियम के बारे में बताया, आइंस्टीन मॉडल के बारे में बताया, डिबाई समीकरण के बारे में बताया। उसके अलावा इस यूनिट में एक तो ये मोस्ट टॉपिक है ड्यूड और लोरेंज सिद्धांत, एक टॉपिक है एक बीमीय परमाणु जालक में कंपन,
एक टॉपिक है एक विमीय द्विपरमाणुक जालक में कंपन। ये 3-4 टॉपिक, इनके अलावा यही आते रहते हैं एग्जाम में, और ये पूरा 9 नंबर का मैटर है। कितने नंबर का? 9 नंबर का मैटर। लेकिन आप तो अभी ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत को समझो, फालतू की चीज़ों पे फोकस नहीं करने का। अब देखो, बल का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू ई वेक्टर। जो बल होता है, बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू ई वेक्टर। इसको तो आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए न, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ई। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ई, तो एफ वेक्टर क्यू की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ई ई वेक्टर। यदि एफ वेक्टर बराबर माइनस ई ई वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करें यदि एक्स दिशा में, यदि एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में न बल, यदि एक्स दिशा में बल एफ ऑफ एक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ले लेते हैं? ई एक्स, कैपिटल एक्स दिशा में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, वेक्टर को हटा देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ई और कैपिटल ई की जगह ई एक्स। इसको दे देता हूँ समीकरण 1 नाम। दोबारा से समझने की कोशिश करें। बल का सूत्र होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर ने, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें, क्योंकि मैंने क्या होता है, ड्यूड और लॉरेंज सिद्धांत अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू होता है, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए लागू होता है। मैं बार बार अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन कहूँ या अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहूँ, बात वही है। अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कौन है? चालन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम बात किसकी कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस ई, क्यों बराबर माइनस ई आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? क्यू बराबर माइनस। अब एक्स दिशा में यदि हमने बल मान लिया एफ ऑफ एक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली ई ऑफ एक्स, तो ये आ गया अपने पास। आ गया नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, बल का एक सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, होता है नहीं होता? होता है। यदि एक्स दिशा में ले तो एम ए एक्स ले ले, एफ ऑफ एक्स एम की जगह एम। ए क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। समीकरण 1 और 2 से इन्हें क्या आ जाएगा? एम डी वी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस ई कैपिटल ई एक्स। आ गया नहीं आ गया? यहाँ से देखो, डी बी एक्स अपॉन डी टी माइनस ई अपॉन एम ई एक्स, डी वी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस ई बटा एम ई एक्स। अब देखो एक बात को समझो, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेलोसिटी। पहले तो आप इसको समझ लो, आगे पढ़ाना तुम लोगों को गलत है। ये बात समझ में आ गई? ये कैसे है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ले रहे हैं औसत वेग। इन्हें क्या ले रहे हैं? औसत वेग। इसको पूरे को मिटा देता हूँ और पूरे को मिटा देते हैं। फिर कहाँ से दिख रहा है आप लोगों को? सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय तेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। ये सूत्र। अब एक बात को समझो, ये जो b ऑफ x है, यानी x दिशा में जो वेलोसिटी है, b ऑफ x, x दिशा में क्या है? bx। अब मैं इसका औसत ले रहा हूँ d अपॉन डी टी, और इस b ऑफ x का क्या ले रहा हूँ? एवरेज ले रहा हूँ, औसत ले रहा हूँ, बराबर
माइनस ई बटा एम ई एक्स। एक बात को समझना साथियों, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग अपवहन वेग के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग अपवहन वेग के बराबर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, यहाँ पे लिख देता हूँ dt ने, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग किसके बराबर होता है? अपवहन वेग के बराबर होता है। इन्हें किसके बराबर होता है? अपवहन वेग के बराबर होता है bd। कब? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ऐसे नहीं, ओनली विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। माइनस ई बटा एम ए एक्स, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग अपवहन वेग के बराबर होता है। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग अपवहन वेग के बराबर होता है। ओके, अब एक बात बताओ, धातु के अंदर क्या होते हैं? जालक आयन होते हैं। क्या? धातु जो है, धातु के अंदर क्या है? जालक आयन। अब मैंने क्या बता, कोई धातु है, इस धातु पर विद्युत क्षेत्र लगाए, ने कोई मेटल धातु है, इस धातु पर क्या लगाए? विद्युत क्षेत्र लगाए। विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उन जालक आयनों से टक्कर करते हैं। कोई धातु है, धातु पर क्या लगाया मैंने? विद्युत क्षेत्र लगाया। तो जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करते हैं। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टकराते हैं। नहीं समझ में आया होगा, आप लोगों को 5 मिनट हल्का सा बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा मुक्त अपवहन वेग की कहानी। जैसे हमने एक बेलनाकार छड़ लेते थे, इस तरह से बेलनाकार छड़, और ये जो बेलनाकार छड़ है ये धातु की होती थी। यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब इसके अंदर ये धातु है, धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस पर ये प्लस आवेश क्या करेगा? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस दिशा में क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को कहते हैं अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेग को क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उन जालक आयनों से टक्कर करते हैं। तो जालक आयनों से टक्कर करते हैं तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग था, उस अपवहन वेग में कमी आती है। नहीं समझ में आया हो? अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट। धातु थी, धातु पर हम लोगों ने क्या लगाया? धातु पर विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से इधर उधर गति करेंगे धातु, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उन जालक आयनों से टक्कर करते हैं और उनके वेग में क्या जाती है? कमी आ जाती है। तो d/dt bd, जब ये क्या करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे तो इनके अपवहन वेग में, माइनस चिन्ह कमी को दिखाता है, इनके अपवहन वेग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो d/dt कैलकुलेशन करते हैं, vd बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो माइनस vd और टो न, टो क्या है? एक नियतांक है। टो एक नियतांक है जिसे विश्रांति काल कहते हैं। टो एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? कालांक या विश्रांति काल। कालांक या विश्रांति काल, विश्रांति काल कहते हैं। माइनस vd टो, माइनस vd टो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं है ना? माइनस vd टो, ये बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, जब जाके पार पड़ेगी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। नहीं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ये वाली d/dt bd बराबर माइनस vd टो, इन्हें इस इक्वेशन को चरों की पृथक्करण विधि के द्वारा हल किया जाता है।
ये जो वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को चरों की पृथक्करण विधि के द्वारा हल किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को दिखता है नहीं दिख रहा? एक मिनट ये देख लेते हैं, दिख रहा है न? तो चरों की पृथक्करण विधि से सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन को। नाम दे देता हूँ, सपोज कोई 5वीं इक्वेशन दे दी, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व किया भाई? तो 1/VD और dVD, और दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे। नहीं, एक मिनट, 1/VD dVD बराबर माइनस टो dt माइनस एक मिनट dt तो इधर जाएगा ना, माइनस टो dt, ठीक है। एक मिनट रुको साथियों, बाई मिस्टेक कुछ गलती तो नहीं होगी। d/tt/vd बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो माइनस VD टो आया, मैंने इस VD को नीचे लिया अपन ने 1/VD, और dt को अपन ने इधर लिया माइनस टो और n की dt, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे? समाकलन का चिन्ह लगाने पर लगा देंगे। अब एक बात को समझो, जब t बराबर क्या है न 0, तब जो अपवन वेग का मान है वो BD 0 ले लेते हैं, BD 0 ले लेते हैं। जब t बराबर क्या लिया अपन ने न t समय पर, t = 0 समय पर तो न t = 0 सेकेंड पर तो अपवन वेग का जो मान है VD 0 है, और t = t समय पर जो अपवन वेग है वो मान लेते हैं VD, कितना? VD। तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देख BD न 0, ये तो 0 समय पर और ये VD समय पर, 1/VD और dVD माइनस टो dt, और 0 से लेकर t समय की बात करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास log VD/VD 0 बराबर माइनस टो, और यह आ जाएगा t न टो और t। अब यहाँ से BD बराबर आ जाएगा VD 0 e⁻ टो न t। अब मुझे कुछ ना कुछ बाई मिस्टेक गलत लग रहा है यार। मुझे क्यों गलत लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टो है ये नीचे आना चाहिए, ये जो अपने पास टो है ये है, ये नीचे आना चाहिए, t/टो आना चाहिए। कब आ सकता है? जब यानी कि VD/ नीचे टो लूँगा तभी तो आ सकता है, ऐसे तो आ नहीं सकता भैया। है अपवन वेग के समानुपाती होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपवन वेग में कमी हो रही है, माइनस VD समानुपाती का चिन्ह हटाएं, है ना। VD/ टो लो फिर तो आप, माइनस VD/ टो, है ना। एक मिनट साथियों, है ना। VD बराबर BD 0 e⁻ टो अपॉन न टो और t। एक मिनट, बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया। क्या यहाँ पे जैसे अपन ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो 1/टो नियतांक आता है। क्या आता है? 1/टो नियतांक आता है। यहाँ पे 1/BD, और ये जो टो है ये 1/टो, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा? 1/टो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? टो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? टो। यहाँ पे आ जाएगा टो, नहीं कितना आ जाएगा? टो। टो क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहता है। ने टो क्या कहलाता है? विश्रांति काल। ने अब विश्रांति काल की डेफिनेशन क्या होती है? वह समय ने जिस पर अपवन वेग का अधिकतम मान, वह समय जिस पर अपवहन वेग अपने अधिकतम मान का 36.8% रह जाए, वह समय जिस पर अपवहन वेग अपने अधिकतम मान का 36.8% रह जाए, वो क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। इन्हें क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। इन्हें क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है।
तो यहाँ पे देख, ना वह समय, ना वह विश्रांत काल की डेफिनेशन क्या है? वह समय ने जिस पर अपवहन वेग अपने अधिकतम मान का कितना रह जाए? न 36.8% रह जाए। यदि हम t बराबर क्या ले, टो ले, और उसमें पुट करें तो बी डी बराबर आ जाएगा बी डी ने 0, और यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे देखो e की पावर -1 टो की जगह क्या रखेंगे? t, तो t से t कट जाएगा, e की पावर -1 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/e आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आता है 36.8